हाय एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था आर्टिकल 12 से लेकर 17 तक। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था 18 से लेकर 21 तक। आज मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ पीछे जो हमने पढ़ा है, उसके बाद हम आज आगे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। प्रीवियसली हमने देखा था, हमने माइंड मैप में देखा था आर्टिकल 12। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था फंडामेंटल राइट्स का क्या होते हैं, फिर आर्टिकल 12 देखा था, आर्टिकल 13 देखा था, 14, 15, 16, 17, 18 जो कि राइट टू इक्वालिटी होता है। फिर हमने देखा था आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम। फिर आर्टिकल 20, 21 यहाँ हम रुक गए थे। थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। पहले हमने देखा था कि इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था, हमने बोला था फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, कॉर्नर स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इसको टुगेदर विद DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ मिलकर इनको बोला जाता है कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ज़मीर, ठीक। उसके बाद हमने एम के बारे में बोला था, तो इसका जो एम होता है गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन, ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ स्टेट आती है आर्टिकल 12 में। पहले मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जनरली जब हम डिस्कस करते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डिस्कस करते हैं। इसमें आर्टिकल 12 जो होता है इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट होती है। उसके बाद आर्टिकल 13 जो होती है इसमें जुडिशल रिव्यू की बात करते हैं। आर्टिकल 13 में जुडिशल रिव्यू की बात होती है। अगर कोई भी लॉ या कोई भी आर्टिकल नया कॉन्स्टिट्यूशन में डालते हैं और वो फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको डिलीट किया जा सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड कहा जा सकता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है डिक्लेयर्स ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स शेल बी वॉइड। वॉइड यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, उनको डिलीट किया जाएगा। तो ये इस बारे में बात हुई थी। अब ये लॉ की डेफिनेशन भी आर्टिकल 13 में दी थी। एक तो बोला गया था कि जुडिशल रिव्यू क्या होता है। अब जुडिशल रिव्यू मैंने आपको बताया था एक सुओ मोटो होता है जो कि जुडिशरी खुद से करती है। उसके बाद आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जिसको राइट टू इक्वालिटी बोला जाता है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी। इसमें दो प्रोविजंस होते हैं मेन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जूम कर लेते हैं, हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें जो फर्स्ट पार्ट था ये ब्रिटिश ओरिजिन से मैंने बताया था, और सेकंड पार्ट जो है वो US ओरिजिन का था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम स्टेट यानी जो हमारी सरकार होती है ओवरऑल जो होती है उसको हम रोकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको रोकता है कि ये चीज़ नहीं करना है, क्या नहीं करना है, प्रोहिबिट करता है यानी रोकता है। स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देनी है किसी इंसान को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ये होता है ब्रिटिश ओरिजिन का। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया था इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये US ओरिजिन का है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, ये अलो करता है स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। US ओरिजिन का जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद इसमें और एक और आता है प्रोविजन रूल ऑफ लॉ। तो आपने ये तीन चीज़ें याद रखनी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो ये नेगेटिव होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये जो ये पॉजिटिव होता है, रूल ऑफ लॉ जो होता है ये आर्टिकल 14 में आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर आता था आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में हमने क्या डिस्कस किया था, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन सर्टन ग्राउंड्स। कौन कौन से ग्राउंड से, सिर्फ ये 5 ग्राउंड्स है जिन पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, बाकी ग्राउंड्स स्टेट ला सकती है, स्पेशल प्रोविजंस दे सकते हैं। ये देखो ओनली लिखा हुआ है, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इनको मैंने क्या बोला था, हम इनको नाम दे देते हैं। तो मैंने इनको कहा था कि ये नाम दे देते हैं हम इसको RRCSP, यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये हो गए कितने, 5 बेसिस हैं जिन पे हम इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके अलावा अगर बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। जैसे अगर कहीं पे हमें ये जो 15 आर्टिकल 15 है
ये किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी अगर आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहिए तो उससे रिलेटेड है। लेकिन जो आर्टिकल 16 है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं ग्राउंड पे पूछा जाता है। अब ये आर्टिकल 16 में दो प्रोविजंस एक्स्ट्रा हैं, जैसे वो बाकी तो सेम है, RRCSP, ये CS, ये क्या P, प्लेस ऑफ बर्थ। दो ग्राउंड्स एक्स्ट्रा है, एक अगर डिसेंट, एक अगर रेजिडेंस। देखो अब ये वाला जो ग्राउंड है, एक सेकेंड इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ ताकि आपको ये डिफरेंट लगे। ये हो गया रेजिडेंस, डिसेंट और रेजिडेंस, ये दो अलग प्रोविजन से, अलग ग्राउंड है जिन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 में दो अलग है, डिसेंट और रेजिडेंस, बस ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मैंने एक चीज़ और बताई थी इसमें कि EWS की बात होती है, वो आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) में ऐड किए गए हैं। आर्टिकल 15 का सबसेक्शन 4, आर्टिकल 16 का सबसेक्शन 4। आपको सबसेक्शन याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में ये ऐड हुए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो 10% रिजर्वेशन है वो इनमें ऐड हुआ है। उसके बाद है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो इसके बारे में मैंने बताया था, ये सेल्फ ऑपरेटिव प्रोविजन है। इसमें जो लॉज थे उसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। इससे पहले इसको अनटचेबिलिटी लॉ कहा जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट हो गया था। उसके बाद कुछ स्ट्रिंजेंट प्रोविजन बनाने के लिए उन्होंने एक्ट लाया था, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। उसके बाद 2015 में उसको दोबारा अमेंड किया गया था और नए ऑफेंस ऐड किए गए थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 में हमने क्या देखा था कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल, स्टेटस एंड प्रिविलेजेस। कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस और टाइटल हम नहीं दे सकते, जैसे हम ये नहीं कह सकते पद्म भूषण आगे नाम लिखेंगे, जैसे है ना, तो ये राजा नहीं यूज़ कर सकते टाइटल, तो ऐसे वाले टाइटल को यूज़ नहीं करना है। अगर पद्म भूषण, पद्मश्री टाइटल यूज़ करेंगे तो उनसे वो फोर्टफिट किया जा सकता है, उनसे वापस लिया जा सकता है। बाकी जो लिटरेचर में या फिर आर्मी का टाइटल है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेन कंट्री से भी अगर कोई टाइटल देते हैं सिटीजन को तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है पहले प्रेसिडेंट से। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आर्टिकल 19 भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद हमने इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी देखे थे। स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मैंने एक एक्रोनिम बताया था, एक्रोनिम का नाम मैंने रखा था SAUMRO, सोमरो, ऐसे मैंने बताया था। इसको याद रखने का तरीका, मतलब इनमें से कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो ये कैसे याद रहेंगे आपको। एस से आता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर आप एस को स्पीच रखोगे यार, एस से स्पीच। ए से आता है एसोसिएशन, इसी एसोसिएशन से हम, ए से असेंबली है, यू से यूनियन है, असेंबली विदाउट आर्म्स, ए से असेंबली है विदाउट आर्म्स, ठीक है। तो ये एक्रोनिम मैंने याद रखा, SAUMRO को मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ये PDF में प्रोवाइड करा दूंगा नीचे लिंक में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एस से हो गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से हो गया असेंबली, यू से हो गया यूनियन, एम से हो गया मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना फ्रीली विदाउट थ्रू आउट द टेरिटरी। एम, आर से हो गया रिजाइड यानी रेजिडेंस, कहाँ पे आपका घर है, कहीं पे भी घर बना सकते हो। ओ से हो गया ऑक्यूपेशन, यहाँ पे ओ नहीं लिखा है, प्रोफेशन लिखा है, तो इसका ऑक्यूपेशन लिखना था, ठीक है, तो मैं इसको ओ से ऑक्यूपेशन लिख देता हूँ। ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन का मैंने लिखा है ऑक्यूपेशन। तो ये 6 चीज़ें होगी, ये आधा अंडर आर्टिकल 19। ये तो याद रखना, ये सारे आर्टिकल 19 का 1 सेक्शन है, मतलब सब पार्ट 1 है। उसमें ABCDEF, F जो है इसको एबॉलिश किया गया था 44 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये वाला जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1948 में ये एबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस।
अगर किसी आदमी को कन्विक्शन मिल गया है, मतलब वो कन्विक्ट हो चुका है, कन्विक्ट होने का मतलब उसका जुर्म जो है साबित हो चुका है, उसके भी कुछ राइट्स हैं। तो उसके बारे में हमने याद डिस्कस किया था। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कोई भी क्रिमिनल लॉ को हम क्रिमिनल केस में हम क्या पीछे से हम उसको वो जो सज़ा है पीछे से, मतलब जो सज़ा उसको 2020 में मिलनी थी उसको 2015 से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसको बोला जाता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो डबल जियोपार्डी, किसी भी क्रिमिनल लॉ में हम क्या एक चीज़ के लिए 2 बार सज़ा नहीं दे सकते। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब खुद के अगेंस्ट वो विटनेस नहीं दे सकता। तो ये उनके लॉ, ये उनके राइट्स आ गए जिनको कन्विक्टेड है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसको आज अच्छे से फिर से करेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, खास करके ये आर्टिकल 21A। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको इसको थोड़ा डिवाइड करो, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पहले तो ये देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये मेनका गांधी केस इससे रिलेटेड है, बस एक आपने केस तो एग्जैक्टली आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो यूएस का पार्ट है, जो यूएस से हमने लिया था, वो वाला पोर्शन आर्टिकल 21 में है। आपको डायरेक्टली ऐसा कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं पूछेंगे, पर जो अगर उनको पूछना होगा तो ये बड़ी बड़ी टर्म्स वो पूछेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कौन से आर्टिकल में है, तो इसमें ये बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल लिबर्टी, यानी किसी भी आदमी की पर्सनल लिबर्टी यानी फ्रीडम स्टेट उससे नहीं छीन सकती एक्सेप्ट द अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो ये जो अथॉरिटी एस्टेब्लिश बाय, ये चीज़ हमने जापान से ली थी पहले, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो बाद में इसमें ऐड हुई है वो यूएस से ली थी हमने, ठीक है। तो इसमें बोला जाता है किसी भी आदमी को डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उससे वो उसका फ्रीडम नहीं छीना जा सकता, ठीक है। या किसी की जैसे अगर किसी लॉ में कहा गया है कि आपको यहाँ नहीं जाना है, कहीं पे मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर आर्टिकल 19 उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है 19(2), उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, लेकिन वो इसमें भी आ जाएगा पर्सनल लिबर्टी, उसकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। उसी तरह अब इस चीज़ को देखने के लिए हम 2 तरीके से देख सकते हैं, या तो जो कानून में लेटर में लिखा हुआ है उस तरह से देखें, या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है, उस वक्त सिचुएशन क्या थी उसके हिसाब से, उस कंटेक्स्ट के हिसाब से उसको बोला जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो इस चीज़ को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, भी इसी में आता है। एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, वो भी इसी में आता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है यानी जस्टिस को अगर करना है आपको तो पूरी तरह से करना है। ये नहीं कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक चीज़ के लिए आपको 7 साल की सज़ा मिलेगी, तो एक आदमी ने सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर किया है, सेल्फ डिफेंस में किसी को मारा है, तो उसको मर्डर नहीं कहा जाएगा, है ना। तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देखा जाएगा, उस आदमी की भी बात सुनी जाएगी कि क्या पता उसने क्यों मारा उस दूसरे आदमी को, सेल्फ डिफेंस में ही मारा होगा। तो वहाँ पे अगर आदमी ने उसको सेल्फ डिफेंस में मारा है तो हमें पता है कि मारने की सज़ा मान लो फॉर एग्जांपल 7 साल है, या किसी को फांसी भी हो सकती है एक्सट्रीम केसेस में। तो अब क्या एक आदमी ने तो दूसरे आदमी को मारा, लेकिन हमें उस आदमी की बात भी सुननी है, तो उसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हमें उसकी भी बात सुननी है, हमें हर एक आदमी की बात सुननी है। अगर उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। तो ये चीज़ आ जाती है अंडर आर्टिकल 21। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी हमने बात कर ली। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है हमें हर एक आदमी की बात सुननी है, क्या पता कहानी बिल्कुल ही अलग हो। फॉर एग्जांपल एक आदमी ने दूसरे आदमी को सेल्फ डिफेंस में मारा हो, तो हम वहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो कि जापान से हमने लिया था वो नहीं यूज़ करेंगे। हम देखेंगे वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि हाँ उसने सेल्फ डिफेंस में मारा था, अगर नहीं मारा होता, अगर उन दूसरे आदमी ने इस पर अटैक नहीं किया होता तो इसने भी नहीं मारना था। तो ये हो गया अंडर आर्टिकल 21। और भी चीज़ें हैं कि लॉ होना चाहिए फेयर, रीजनेबल, ट्रांसपेरेंट। अब जैसे इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस बाद में ऐड किए गए थे जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, जैसे राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, ये सब चीज़ें ऐड की गई थी बाद में, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ऐड हुई हैं बाद में मेनका गांधी केस में, तो इनको ओवरऑल ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में तो नहीं आते हैं ये, लेकिन ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आते हैं, ठीक है। एक बार आप इनको इस चीज़ को पढ़ोगे ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा क्लियरली ये क्या कह रहे हैं।
ज़्यादा डिटेल में एग्ज़ाम में हमको ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी। अकाउंट्स एग्जाम में अगर उन्होंने पूछा तो पहली चीज़ वो पूछेंगे कि लाइफ एंड लिबर्टी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात जो की जाती है वो कौन से आर्टिकल में की जाती है, आर्टिकल 21 आपने बोलना है। दूसरा, अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात की गई, ये भी आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, इसमें मेनका गांधी केस अगर उन्होंने पूछ लिया कि किससे रिलेटेड है, अंडर आर्टिकल 21। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट अंडर आर्टिकल 21A, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन इसी से निकलता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है अगर आर्टिकल्स में से, फंडामेंटल राइट्स में से अगर कोई आर्टिकल पूछा तो चांसेस है यही पूछेंगे। आर्टिकल 21A, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कौन सी एज तक, 6 से लेके 14 एज तक। ठीक है, 6 एज तक तो हमें पता है कि इन्होंने जो प्री नर्सरी स्कूल्स होते हैं, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो होती है, उसके अंडर वो उनको एजुकेशन देते हैं 6 एज तक, 6 ईयर्स तक। फिर 6 से 14 तक जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। ये किस से ऐड किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ये अमेंडमेंट आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ठीक है, तो ये इसमें यही चीज़ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आता है बाकी जो स्कीम्स आई हैं, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह वगैरह, जो मिड डे मील वगैरह जो भी आती है वो इसी से निकलती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये है 21A, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। पहले वाला जो था आर्टिकल 20, उसमें कन्विक्शन से रिलेटेड था, यानी कि एक आदमी का जो जुर्म है वो साबित हो चुका है, उसके बाद उसके क्या राइट्स हैं। ये आता है अभी वो उसका कोई जुर्म नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उससे साबित होने से पहले ही, प्रूव होने से पहले ही उसने क्या किया, उनका अरेस्ट और डिटेंशन किया गया है, तो उस वक्त उनके क्या राइट्स हैं। जैसे 24 घंटे में उनको क्या करना है, एक तो उनका जो लॉयर होगा वो देना है, यानी वो कंसल्ट कर सकता है, लीगल प्रैक्टिशनर को। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है किसको वो कंसल्ट करना चाहते हैं। 24 आवर्स में उनको वो सब कुछ बताना है कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, सारे रीज़न बताने हैं, तो 24 आवर्स में वो सब कुछ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, पर आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है, डिटेंशन से। इसमें एक और चीज़ आ जाती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है उसमें ये सब चीज़ें नहीं लगती हैं, ये तो सब किस में, डिटेंशन, सिंपल डिटेंशन और अरेस्ट के केसेस में। और उसमें क्या होता है, सस्पिशन के बेसिस पे अरेस्ट किया जाता है। डिटेंशन, ये डिटेंशन एक्चुअली डिटेक्शन नहीं है, डिटेंशन है ये। ठीक है, जैसे लॉज है हमारे पास, जैसे JNK में PSA, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, नेशनल में जाके देखोगे नेशनल सेफ्टी एक्ट NSA। उसी तरह प्रीवियस लॉज जो थे टाडा, पोटा, तो ये जो थे ये तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट तो है, ये टाडा और मीसा ये तो अब डिलीट हो चुके हैं, ये काफ़ी मिसयूज़ किए गए थे, इनको अब ख़त्म किया गया है। आर्टिकल 23, आपको ये याद रखना है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 22। अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात की जाती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कि अभी जितने भी कश्मीर के जितने लीडर्स थे तो उनको डिटेन किया गया था। महबूबा मुफ्ती जो चीफ मिनिस्टर अभी भी डिटेन है, जैसे उमर अब्दुल्ला, इनको डिटेन किया गया था पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। तो वो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की जाए वैसी तरह से वो डिटेंशन कहाँ से की गई थी उनकी, तो वो आता है अंडर आर्टिकल 22, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 22। आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये आता है अब आगे सारे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 इसकी बात करता है, एक्सप्लॉयटेशन की बात। एक्सप्लॉयट करने का मतलब होता है मिसयूज़ करना, किसी की अगर शराफत का नाजायज़ कोई फ़ायदा उठाने लग जाए उसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन करना। जैसे एक आदमी से दूसरा उसका मालिक काम करवा रहा है, लेकिन उसको काम करने के बाद उसको प्रॉपर पैसे नहीं दे रहा है, उसको बोला जाता है एक्सप्लॉइट करना। अगर एक आदमी दूसरे आदमी से 1000 रुपये का काम करवा रहा है लेकिन पैसे सिर्फ 100 रुपये 200 रुपये ही दे रहा है, तो उसको बोला जाता है एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, जैसे हम, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स या फुल ह्यूमन को ट्रैफिक करना, बेचना, बाज़ार में उसको खरीदना, ट्रेड करना, जैसे वो लड़कियों को ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला जाता है। अब उनकी ट्रैफिकिंग करके उनके बॉडी पार्ट्स को बेचा जाता है, उनको फॉर प्रोस्टिट्यूशन के लिए उनको रखा जाता है, बाकी जो पर्पजेज़ के लिए लेके जाता है, बॉन्डेड लेबर के लिए किया जाता है ट्रैफिक, जैसे बाकी कंट्रीज़ में। तो ये आता है अंडर आर्टिकल 23।
इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1957 इससे जो डील करता है। एक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको ये याद रखना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जब बात की जाती है वो आर्टिकल 23 में आता है। आर्टिकल याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो फोर्स्ड बैगिंग होती है, बच्चों से या औरतों से बैगिंग कराई जाती है, भीख मंगवाई जाती है, चाइल्ड बॉडी ऑर्गन बेचे जाते हैं, तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है अंडर आर्टिकल 23। ठीक है। इसी तरह आर्टिकल 24 होता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज एंड हजार्डस इंडस्ट्रीज। अब ये जो आर्टिकल 24 है, देखो चाइल्ड लेबर भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अगर जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको अगर किसी ऐसी जगह पे काम कराया जाए जो हजार्डस होंगे, हजार्डस होने का मतलब उनकी लाइफ को उससे खतरा होगा, जैसे डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी, जहाँ बच्चों को खतरा होता है क्योंकि उनको नहीं पता होता कौन सी मशीन से क्या करना है, तो उनको खतरा रहता है, तो वो एक्सप्लॉयटेशन होता है अंडर आर्टिकल 24। उसको बोला जाता है चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज एंड हजार्डस इंडस्ट्री। ये अलाउड नहीं है। अब देखो प्रोहिबिशन है कहाँ पे, एज क्या दी हुई है 14 ईयर्स, यानी 14 ईयर्स से कम वाले बच्चे काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो घर पे होंगे अपने घर पे अपने माँ बाप की रेख देख में, वहाँ पे घर पे काम कर सकते हैं, लेकिन स्कूल आवर्स में नहीं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 14 ईयर्स तक वो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर घर पे जैसे घर में माँ बाप को कोई हेल्प करा दी तो उसको बोला जाता है, उसको वो एक्सप्लॉयटेशन में नहीं आएगा। इसमें भी पनिशमेंट काफ़ी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी जाती है। इसके बाद भी है 14 से लेके 18 ईयर तक, जिसको एडोलेसेंट एज बोलते हैं, 14 से लेके 18 ईयर्स तक, उसमें भी कुछ प्रोविजंस हैं। उसमें ये कहा गया है कि 14 से लेके 18 तक वो जॉब कर सकते हैं, बाहर की फैक्ट्रीज या कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है 14 से लेके कंडीशन ये है कि वहाँ हैजार्डस इंडस्ट्रीज में जॉब नहीं करेंगे वो। सेम चीज़ जैसे यहाँ पे है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, 14 ईयर्स तक अगर फैक्ट्रीज में तो काम नहीं करवाएंगे, घर पे कर सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर पेरेंट्स। यहाँ पे जो है 14 से 18 ईयर्स तक ये तो घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्रीज में भी कर सकते हैं, लेकिन इन फैक्ट्रीज में ये कंडीशन होनी चाहिए कि वहाँ पर हैजार्डस इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। ये दो चीज़ें, इसमें पनिशमेंट भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। रिसेंटली 2016 में इसको अमेंड किया गया था इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो लॉज है इससे रिलेटेड, तो उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस ऐड किए गए थे। तो ये हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर बात की जाए, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसको डील किया जाता है। 25, 26, 27, 28 ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। जब इसकी बात की जाती है तो इंडिया में तो इसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ठीक, कंसाइंस तो मैंने आपको बताया था, ज़मीर आपका क्या बोलता है, टू ऑल फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, वो इसी के अंडर आता है। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या तीन चीज़ें आती हैं, ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट। प्रोफेस होता है आप फ्रीली किसी को भी बोल सकते हो कि मेरा रिलीजन ये है, आप बोल सकते हो मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सिख हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका राइट है, ठीक है, वो आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 25। प्रैक्टिस तो आपको पता है कि आप रिलीजन फॉलो कर सकते हो, आप मंदिर में जा सकते हो, आप मस्जिद में जा सकते हो, आप कुछ भी, आपको जो भी प्रेयर करनी है आप कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो कंडीशन यही है, ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर सिचुएशन जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है, अभी सिचुएशन ये है कि NDM में जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनकी जो गाइडलाइंस अंडर होम मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा है कि जितने भी ये मंदिर मस्जिद वगैरह है इनको थोड़ा बंद किया जाए कुछ देर तक, कुछ ही लोगों को, एक जैसे 2 या 3 लोगों को परमिशन दी गई है, तो उस तरह से उनको रोका जा सकता है। लेकिन वो अलग प्रोविजंस हैं, वो एक्सट्रीम केसेस हो गए, वो नहीं पूछा जाएगा। तो एज सच प्रैक्टिस पे कोई बैन नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये आता है आपका राइट अंडर आर्टिकल 25। प्रोपेगेट करना होता है आपको स्प्रेड करना अपना रिलीजन, आपको रिलीजन स्प्रेड करना, जैसे मिशनरीज होते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं, तो ये अपना रिलीजन स्प्रेड करने के लिए डिफरेंट एरियाज में जाते हैं, लोगों को सुनाते हैं अपने बारे में, ये चीज़ कहता है, ये चीज़ कहता है, तो उसको प्रोपोगेट करना कहते हैं, ठीक है। लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन अलाउड नहीं है, फोर्सफुल कन्वर्जन इसके अगेंस्ट है, मतलब ज़बरदस्ती किसी को रिलीजन में कन्वर्ट करना वो अलाउड नहीं है, वो राइट नहीं है। तो आर्टिकल 25 में 3 चीज़ें हैं, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। प्रोफेस आ गया, आप फ्रीली बोल सकते हो कि मैं हिंदू मुस्लिम हूँ। प्रैक्टिस आ गया, आप उस चीज़ को फॉलो करो।
प्रोपोगेट हो गया उसको स्प्रेड करो, ठीक है। इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ तरह की, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर में कि जैसे भी पैंडेमिक चल रहा है तो इसमें आप ये मोरालिटी और हेल्थ से रिलेटेड आप बोल सकते हो इसको, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पर। इन चीज़ों को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लेकिन इनको जब रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ये डिफरेंट रिलीजन्स, है ना। तो कास्ट, कलर वगैरह इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये आ गया आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 ये होता है कलेक्टिव राइट, एक किसी कम्युनिटी का कलेक्टिव राइट है टू मैनेज एंड एस्टेब्लिश, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैनेज एंड एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये मेन नहीं है, मेंटेन है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या चीज़ है ये देखो, अब मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने अभी रिसेंटली इशू देखा होगा, हाजी अली दरगाह का इशू देखा होगा, वहाँ पे वुमेन को अलाउ नहीं किया जा रहा था, एंट्री अलाउड नहीं थी। साबरीमाला जो मंदिर है, जो केरला में मंदिर है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी वुमेन की एंट्री पे। तो ये चीज़ें जो थी, अब ये अगर अब बोला जाए, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बोला कि इनको अलाउ करो, ठीक है। तो जो उनकी बैन थी उनकी मूवमेंट पे वहाँ पे, वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। ये चीज़ देखने की है कि जो भी ये रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, ये वाली चीज़ को बोलते थे कि अंडर आर्टिकल 26 हमारा राइट है टू मैनेज, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। मान लो हाजी अली दरगाह के एग्जांपल लेते हैं, अगर उनका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो दरगाह है, वहाँ पे वो कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी, हम जो भी मर्ज़ी करें, ठीक है, हम मेंटेन करेंगे, जैसे भी हम चाहते हैं हम मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, प्रोवाइडेड किसी का अलग से फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा होगा। अब वुमेन की जो एंट्री है वो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अंडर आर्टिकल 19, दूसरा अंडर आर्टिकल 14 उनका जो राइट टू इक्वालिटी है वो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है वो भी आप वायलेट कर रहे हो। तो इसीलिए ये जो है ये इसके अगेंस्ट है। तो कहने का मेरा ये मतलब है, ये तो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अंडर आर्टिकल 26 की क्या रिलेवेंस है कि रिलीजियस कम्युनिटी, अगर कोई भी कम्युनिटी है, वो खुद से अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सकती है, एस्टेब्लिश कर सकती है, मेंटेन कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे आने वाले किसी भी आदमी का फंडामेंटल राइट वायलेट करे। एज लॉन्ग एज उनका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, वो खुद से मैनेज कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अंडर आर्टिकल 26। नेक्स्ट है आर्टिकल 27। फ्रॉम ए पर्सन 27 नो टैक्सेस, यहाँ टैक्सेस की बात की जाती है फॉर द प्रोमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। यहाँ में थोड़ी मिस्टेक आ गई ये टाइपिंग में। इसका सिंपल मीनिंग है, किसी भी आदमी से किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब मान लो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन है एक्स, उसको प्रमोट करना है, तो अब ये स्टेट नहीं बोल सकती कि हमें टैक्स चाहिए इस रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें अलाउड नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा न्यूज़ में भी नहीं होता है। पब्लिक मनी को, मतलब जो पब्लिक का जो मनी है, जैसे टैक्स ये देते हैं लोग, टैक्स देते हैं, उसको बोला जाता है पब्लिक मनी, वो यूज़ नहीं किया जाएगा फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ये याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। यही आता है अंडर आर्टिकल 27। इसका मेन मीनिंग एक्चुअली ये जो है, इसका मेन मतलब ये डिलीट करो, टैक्सेस, हाँ ये टैक्सेस रख सकते हो यार। जो पब्लिक मनी है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए पब्लिक मनी यूज़ नहीं कर सकते। अब कहीं पे हमने मंदिर बनाना है या मस्जिद बनानी है, तो वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा या स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेके यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको बनाना है तो आप खुद से बनाओ, लोग खुद से अपनी कम्युनिटी से पैसा इकट्ठा करो तो बनाओ। स्टेट उसमें ये नहीं करेगी कि हाँ पब्लिक मनी यूज़ कर दे। पब्लिक मनी का मतलब होता है लोगों का टैक्सेशन का पैसा। फिर आता है आर्टिकल 28। अभी तक हमने पढ़ा था आर्टिकल 25 से लेकर 27 तक, जो कि राइट टू रिलीजन की बात करता है, राइट टू रिलीजन। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 28, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। एक इंस्टीट्यूशन है कोई, ठीक है, तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है,
माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है कोई, मान लो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है वो किसी एंडोमेंट के अंडर है या फिर किसी ट्रस्ट के अंडर है जो कि एक माइनॉरिटी ट्रस्ट है, कोई रिलीजियस माइनॉरिटी ट्रस्ट है या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ट्रस्ट है, तो उनका जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिया जाएगा। अगर मान लो रिलीजियस माइनॉरिटी कोई इंस्टीट्यूशन है, अगर वो होली स्टेट की एड से चल रहा है, मतलब कंप्लीटली 100% एड जो है, यानी 100% सैलरी वगैरह जो स्टेट से आ रही है उसको, स्टेट यानी गवर्नमेंट से आ रही है उसको सैलरी वगैरह, तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी, उनको वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात नहीं की जाएगी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल 28, बस आपको ये पता होना चाहिए ये बात किसकी करता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो अगर ये होली मेंटेन्ड और एडेड बाय स्टेट है तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो कि ट्रस्ट के अंडर बना हुआ है, जैसे कोई मदरसा हो गया या फिर कोई गुरुकुल टाइप का इंस्टीट्यूशन हो गया, वो होली मेंटेन्ड बाय ट्रस्ट चल रहा है, तो उस केस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है। ठीक है, ये दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आर्टिकल 29, 30, 31, 32 हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, थोड़ी लंबी वीडियो बन गई। ठीक है गाइज, सी यू देन।